हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बीएड से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, केवीएस से रिलेटेड और इतने यूपी टैट, यूके टैट, ये जो सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, उससे रिलेटेड बीएड, बीटीसी, एमएड, इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना। और ये एक्ट आपका मोर देन एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, ये एक्ट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मेजर एक्ट है आपके यंगर क्लासेस के लिए। भाई यंगर क्लासेस में भी आप ये देखो, एक तो इंग्लिश में की अगर बात करें तो इसका आर्टिकल आता है, जरूर आता है इसका आर्टिकल राइट टू एजुकेशन का लिखने का। वरना आपके क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड, आपके ईवीएस में होता है, आपके सोशल साइंस में होता है, आपके एसएसटी में होता है, आपके सिविक्स में होता है। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, तो बेटर है एक बार इसका रिव्यू ले लें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है और क्या इसका मेन प्रयोजन है, व्हाट इज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स कंसिडर अवर वीडियो। अगर हम एक जर्नल स्क्रैनियो देख लें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, तो मैं आपको थॉरली बता देती हूँ, विदाउट माय नोट्स मैं आपको थॉरली बता देती हूँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे एक ऐसा एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे एक ऐसा एक्ट है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन या फॉर अपलिफ्टिंग द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस की कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए, चिल्ड्रन की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, चिल्ड्रन की कंडीशंस को ग्रो करने के लिए, चिल्ड्रन में जो कंट्री में एजुकेशन स्टेटस है, लिटरेसी स्टेटस, उसको बढ़ाने के लिए एक छोटा सा स्टेप था जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। इस स्टेप के अकॉर्डिंग, इस स्टेप के तहत क्या था, इस स्टेप के तहत ये था कि बीइंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक पर्सन की, टू एटलीस्ट प्रोवाइड द बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज और टू एटलीस्ट प्रोवाइड द बेसिक एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। ये हर पर्सन की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेसिक एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड करे। और उन बेसिक एजुकेशन में क्या आता है, उसमें आता है कि मतलब आप अगर अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम 6 ईयर्स से 14 ईयर्स तक, 6 साल से 14 साल तक तो अपने बच्चे को जरूर एजुकेशन प्रोवाइड करें। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमें क्या सिखाता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमें सिखाता है कि ज़्यादा नहीं तो अपने बच्चों को कम से कम 6 साल से लेकर 14 साल तक की तो एजुकेशन जरूर दो। एटलीस्ट प्रोवाइड द एजुकेशन टू योर चाइल्ड फ्रॉम इन द टाइम पीरियड ऑफ 6 to 14 ईयर्स, है ना। और ये कब पास हुआ था, दिस वॉज पास्ड इन द कंट्री 4 अगस्त 2009। ठीक है, इसे कहाँ भी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 चाहता है। तो आपको ये बात समझ आ गई, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग आपके बच्चे की 6 से 14 साल की एजुकेशन कंपलसरी है। काफ़ी सारी स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट ने, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट मेन मोटिव ये था कि आपको अपने बच्चे को 6 से 14 साल तक की एजुकेशन जरूर प्रोवाइड करनी है। आपको उनको 6 से 14 साल तक तो स्कूल जरूर भेजना है। वेदर अगर आप आगे कर सको देन वेल एंड गुड, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू हिज और हर फर्दर स्टडीज देन एटलीस्ट दैट मच स्टडीज इज रिक्वायर्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसका पूरा नाम अगर हम इलेबोरेट करें तो इसका नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, या शॉर्ट में कह लो तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, या इससे भी अगर शॉर्ट में कह दे तो वो हो जाता है हमारा आरटीई एक्ट। ठीक है, इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड ऑन 4 अगस्त 2009, मैंने पहले बता दिया था 4 अगस्त 2009 में बना था, विच डिस्क्राइब्स द मॉडलिटीज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स इन इंडिया। मैंने आपको बताया था इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था इंडिया की। Article 21A of Indian Constitution, India become one of the 135th countries to make education a fundamental right of every child when the act came into force on 1st April 2010। ये इनैक्टेड यानी बना था 4 अगस्त 2009 में और 1 अप्रैल 2010 में पूरा पास हो गया था। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पास हुआ था, ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये पास हुआ था। इंडिया
135 कंट्री, वन ऑफ द 135 कंट्रीज़ बनी थी जिसने राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ एवरी चाइल्ड ऑन एजुकेशन बनाया था, जिसने ये कहा था कि हर बच्चे का एजुकेशन पे अधिकार है, हर बच्चा एजुकेशन ले सकता है, हर बच्चा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकता है, या हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये किसने कहा था? राइट टू एजुकेशन एक्ट ने कहा था। ठीक है, अब देख लेते हैं व्हाट इज़ दिस लॉ अबाउट। इस ये क्या था, मतलब ये इस एक्ट में क्या किया था? इस एक्ट में था एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर हैज़ द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो एज के बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। दिस इज स्टेटेड एज पर 86th कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाया आर्टिकल 21A। 21A मैंने अभी प्रीवियस बताया, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 21A आर्टिकल में ये एक्ट पास हुआ था। राइट टू एजुकेशन एक्ट सीक्स टू गिव इफेक्ट टू दिस अमेंडमेंट। ये हमारा बेसिकली बना था हर बच्चे का एजुकेशन पे जन्मसिद्ध अधिकार है, इस पॉइंट के बेसिस पे। The government school shall provide free education to all the children and the school will be managed by school management committees। अब देखो प्राइवेट स्कूल वाले तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे नहीं। अब फ्री एंड कंपलसरी देखो, उसके हमेशा डेफिनेशन में यही होता है ना, फ्री एंड कंपलसरी। तो इसमें फ्री एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है? फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल। तो ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए स्कूल्स में। और प्राइवेट स्कूल्स शैल एडमिट एटलीस्ट 25% ऑफ द चिल्ड्रन इन देयर स्कूल विदाउट एनी फीस। देखो गवर्नमेंट वाले तो फुली 100% फ्री में पढ़ाए, लेकिन प्राइवेट वालों का ये होता है आउट ऑफ 100 25% तो बच्चों को वो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करे। कोई क्राइटेरिया रख दे जिनके फादर नहीं है या जिनके यहाँ कोई अर्निंग फोर्स नहीं है, जो लोग बहुत पुअर हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी BPL लाइन के, 25% बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दे या फ्री में पढ़ाए। तो देखो ऐसे तो मुझे नहीं लगता 25 के 5% भी कोई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स होंगे जो विदाउट फीस पढ़ाते होंगे। प्राइवेट स्कूल्स का तो मकसद ही सिर्फ और सिर्फ फीस को एक्वायर करना होता है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में हो सकता है कि फ़ीस ना ली जाए 100 के 100% ही। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द नेशनल कमीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग क्वालिटी। एक ऐसा कमीशन, एक ऐसा हेड बनाना चाहिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जो बच्चों की एजुकेशन होती है, जैसे वॉटनसाल एलिमेंट्री स्कूल ही कहलाते हैं ना, जो इन एलिमेंट्री स्कूल्स की एजुकेशन को कंसीडर करे और जो पर्सन एलिमेंट्री स्कूल के एजुकेशन को देखे और जो पर्सन ये देखे कि जो एलिमेंट्री स्कूल है वो किस टाइप से पढ़ाया जा रहा है, एलिमेंट्री स्कूल में किस टाइप की क्वालिटी नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही है या नहीं करी जा रही। ठीक है। फिर अब इसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये तो मैं पहले ही बता रखा है आपको, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करो हर चिल्ड्रन को 6 से 14 साल तक के एज को। नो चाइल्ड shall be held back, expelled or required to pass a board examination until the completion of elementary education। कई बच्चे क्या करते थे, बचपन में स्कूल गए नहीं, 6th 7th 8th की नहीं, 4th 5th की नहीं, सीधा जब उनकी एज हो जाते थे तो वो सीधा 10th के एग्ज़ाम 16 साल की एज में दे देते थे, बाद में सीधा 12th के एग्ज़ाम 18 साल की एज में दे देते थे। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती है स्टेट बाय स्टेट स्टेप्स होते हैं, यानी स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको वन स्टेप पे कदम रखना होता है, तभी आप दूसरे स्टेप पे पहुंच सकते हो। तो इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये था कि आप अपने जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है उसको स्टेप बाय स्टेप ही करो। अगर आप डायरेक्टली अपने बोर्ड एग्जाम्स देना चाहते हो तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। It was not possible if you want to give your board examination, then firstly you have to clarify your all the classes। आपको सारी क्लासेस को कवर अप करना पड़ेगा, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th, फिर आप 10th दोगे, फिर 11th करोगे, फिर 12th दोगे। तो ये आपकी इम्पोर्टेंस है, ये आपकी वन ऑफ द फीचर था राइट टू एजुकेशन एक्ट का। फिर उसके बाद हमारा 6th पॉइंट देखते हैं। सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। If a child above 6 years of age has not admitted in any school, could not complete his or her elementary education, then he or she shall be admitted in the class appropriate to his or her age. However, if a case may be where a child is directly admitted in the class appropriate to his or her age,
Then in order to be at the par with others, he or she shall have a right to receive special training within such time limits as may be prescribed. इसमें कहा गया है कि वैसे तो आपके बच्चों को 6 से 14 साल की एजुकेशन कंपलसरी मिलनी चाहिए और 6 साल की एज में वो जिस क्लास में होना चाहिए वो उसी क्लास में होना चाहिए। बट अगर ऐसा कोई रीज़न हो कि वो अपने 6 साल की एज में एडमिशन नहीं ले पाता और वो डायरेक्टली अबव क्लासेस में एडमिशन ले लेता है या बड़ी क्लास में एडमिशन ले लेता है बजाय पिछली क्लास को किए बिना, तो कुछ ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग रखनी चाहिए कि उन बच्चों को प्रीवियस क्लास का सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया जाए या उन बच्चों को प्रीवियस क्लास की एजुकेशन भी कंप्लीट करवा दी जाए या उन बच्चों को प्रीवियस क्लास की नॉलेज भी मिल जाए ताकि उनकी नॉलेज बैलेंस हो जाए। ठीक है। Provided further that a child so admitted to elementary education shall be entitled to free education till the completion of elementary education even after 14 years। ये कहा जाता है कि 14 साल के बाद भी फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करी जाए। अगर ऐसा होगा तो इंडिया के एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रॉन्ग बनेगी और इंडिया का एजुकेशनल लेवल और स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर इवन 14 साल के बाद भी अगर इफ़ पॉसिबल, मतलब 6 से 14 तो कंपलसरी, बट 14 के बाद भी इफ़ पॉसिबल तो अगर एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन भी फ्री में मिल जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है। Then proof of age for admission. For the purpose of admission to elementary education, the age of a child shall be determined on the basis of birth certificate issued in accordance with the provision of birth। जब बच्चा एडमिशन लेता है 6 से 14 साल की एज में तो उनके लिए जो एक एज प्रूफ चाहिए होता है, वो जो एज प्रूफ होता है वो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट से नापा जाता है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट से बच्चों की एज का पता लगाया जा सकता है। दैट्स एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1856 और on the basis of such other documents as may be prescribed, no child shall be denied admission in the school for lack of age proof। फिर उसके बाद एक एक्ट बना जो कि था डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1856। उस एक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर किसी बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है तो वो ऐसा नहीं है कि तुम उसे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करोगे नहीं, यू विल नॉट अलाउड टू एंटर हिम इन द स्कूल, तुम उन्हें एंटर लेने ही नहीं दोगे। आप उन्हें लेने दो, कोई और तरीके होते हैं, सर्च फॉर अनदर सोर्स जिससे आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। ठीक है। तो ये हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट था। मैंने आपको इसको बता दिया ये एक्ट क्या था, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, मैंने आपको इसके फीचर्स बता दिए। अब मैं आपको इसके कुछ प्रोग्राम्स बताती हूँ कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में के अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम आए थे। उसकी मैंने अपनी स्लाइड्स नहीं शो करी, मैं आपको थॉरली बता देती हूँ, आप उसे लिख लेना, बाद में बताऊँगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट जो इसका पॉलिसी थी राइट टू एजुकेशन एक्ट के वो थे सर्व शिक्षा अभियान। आपने नाम जरूर सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान। इसमें भी यही था कि हर एक चाइल्ड को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। एवरी चाइल्ड शुड बी अलाउड टू गेट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, नो वन कैन बी डिनाइड फ्रॉम एक्वायरिंग educational opportunities। This is the birthright of every child to acquire the education, to acquire the quality education। ये हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है वो क्वालिटी एजुकेशन को गेन करे, क्वालिटी एजुकेशन को एक्वायर करे। ठीक है। तो पहली स्कीम आ गई सर्व शिक्षा अभियान। सेकेंड स्कीम आ गई हमारा ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड में क्या था, ये एक ऐसी स्कीम थी जैसे हम कह सकते हैं ना टीच नेक्स्ट वगैरह से या एक्स्ट्रा मार्क से आपकी ऑनलाइन क्लास, सॉरी ऑनलाइन नहीं, अब तो आजकल सारा ऑनलाइन ही होता है तो जवान पे यही रहता है, आपकी स्मार्ट क्लास के थ्रू आपके बच्चों को एजुकेशन मिल सके। तो ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड भी इंट्रोड्यूस किया गया था राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग। थर्ड स्कीम थे मिड डे मील स्कीम। ये क्या होती है इन सबको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बट अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं बीएड की सीटेट की सीरीज़ चलाती रहती हूँ तो उसके साथ में बताऊंगी। तो मिड डे मील में ये था कि बच्चों को कम से कम एक टाइम का दोपहर का खाना मिड डे यानी दोपहर का खाना फ्री में स्कूल में मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, देखो जो लोग फ्री एजुकेशन लेके वो अमीर तो हो गए नहीं, तो इससे क्या होगा एटलीस्ट खाने के लालच में बच्चे आ तो जाएं कि मतलब एटलीस्ट फॉर सीकिंग द फूड ऑफ वन टाइम दे मे गेट द दे में एनरोल्ड इन द स्कूल, दे में कम इन द स्कूल, बट इस स्कूल में आ तो जाए, पहली बात। दूसरी बात ये था कि जो कुछ बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, मैल न्यूट्रिस्ट होते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो वो बच्चे भी अपने इंक्रीज कर सके, अपने एनहांस कर सके, उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो सके और वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार ना रहे या उन्हें प्रॉपर फूड अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है। और इसका अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो इसमें 50-50 कंट्रीब्यूशन था, स्टेट गवर्नमेंट का 50% और यूनियन गवर्नमेंट का 50%। ठीक है। तो 3 स्कीम हो गई आपकी सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड। फोर्थ था हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में क्या था, ये गर्ल्स एजुकेशन को, गर्ल्स चाइल्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, गर्ल्स चाइल्ड के एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए था कि जैसे आज भी कई जगह पे गर्ल्स एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया जाता। तो इस स्कीम में क्या था, इसमें था कि ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स एजुकेशन के लिए था। इसमें सिर्फ गर्ल्स स्कूल्स, गर्ल्स कॉलेज होते थे, जिसमें अगर कोई बच्चे, कोई पेरेंट्स अगर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, व्हाट आर स्टीरियोटाइप्स, ये बीएड सेकंड ईयर का आपका टॉपिक है, वो भी मैं बताऊंगी। स्टीरियोटाइप्स मतलब होते हैं जो पर्सन एक ही तरह की सोच रखते हैं, जिनकी थिंकिंग एक ही तरह की होती है। तो जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, तो वो स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग वाले लोग सोचते हैं कि वी डोंट अलाउ अवर गर्ल चाइल्ड टू गो एंड स्टडी इन द को एजुकेशन। वो ये कहते हैं कि वो को एजुकेशन में अपने बच्चे को नहीं भेज के पढ़ाना चाहते। तो उन लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय था कि भाई देखो, अगर तुम लोग इस वजह से अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेज रहे कि भाई वो कोएड में ना पढ़े, तो तुम्हें कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उन्हें ऐसे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी ताकि वो सेपरेटली पढ़े, तो वो अपने बच्चे को भेज देते थे खुशी खुशी। और फिफ्थ और लास्ट पॉलिसी थी राइट टू एजुकेशन के, थे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता था, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे हेड बना दिए जाते थे जो ये सुपरवाइज कर देते कि बच्चों को एटलीस्ट राइट टू एजुकेशन पॉलिसी की तरह या के तहत जितनी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ रिक्वायर्ड है उन्हें उतनी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है देन वेल एंड गुड, नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही। वो ये सर्च करते थे कि किस तरीके से उन्हें वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए। ठीक है बच्चों, तो ये राइट टू एजुकेशन था, एक्ट था। इसका बना कब बना, किस लॉ के अकॉर्डिंग बना, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बता, एवरीथिंग आई हैड क्लियर्ड यू। क्या उसके एक्ट था वो मैंने बता दिया, फीचर्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, पॉलिसीज़ क्या थी वो मैंने बता दिया। तो कंक्लूड अगर हम करें तो यही कंक्लूड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्ट था, बच्चों के एनहेंसमेंट करने में काफ़ी हेल्प करता था और इस एक्ट के थ्रू बच्चे अपनी काफ़ी कुछ नॉलेज को गेन कर पाते थे। ठीक है, तो ये आज का एक्ट था, होपफुली सो आपको समझ आया होगा। अगर आप टीचिंग की गवर्नमेंट लेवल की तैयारियां कर रहे हैं जैसे सीटेट, यूपीटेट, यूकेटेट वगैरह, तो इसमें तो आपके इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू टाइप के। नहीं तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो, बीटीसी, एमएड के स्टूडेंट हो, तो उसमें भी एक 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो फिर आपको इसको प्रिपेयर करना ही करना चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ, मेरी एक वीडियो 16 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, मैंने आपको ये पूरा एक 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करवा दिया। हाँ, इसे एज इट इज़ लिखना है, यू विल गेट फुल ऑन फुल मार्क्स इन दिस। तो चलो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक रिलेटेड टू दिस वीडियो और रिलेटेड टू माई प्रीवियस वीडियो, देन प्लीज लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन. Okay, my dear students, I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video, and do not forget to subscribe my channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update. Goodbye. Jai Mata Di.